नमस्कार दोस्तों। हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे थे, उसमें हमने हरिहर और बुक्का दो शासक पढ़ लिए थे उसकी परिचय पूरा करने के बाद में। और अब हम राज व्यवस्था में थे और संगम वंश चल रहा था। संगम वंश में पिछली कक्षा में दो राजाओं को हमने ठीक तरीके से पढ़ लिया था और आज हम बात करेंगे आगे बुक्का पे, है ना। तो बुक्का पे हम आएंगे अभी। सॉरी, कल जहाँ से छोड़ा था उसी फाइल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि मैप भी हमारे को मिल जाएगा, है ना। तो ये संगम वंश पे हम चल रहे थे और हमें वो बुक्का प्रथम को अर्थात 1377 तक की बात को पूरा कर चुके थे और आज मैं आगे बढ़ूंगा और अब हम पढ़ने वाले हैं आपके तीसरा शासक देखते हैं। और तीसरा शासक आएगा आपके बुक्का फर्स्ट के बाद में हरिहर द्वितीय, है ना। ये बुक्का का बेटा था और कंपन की असामयिक मृत्यु के बाद में शासक बना था 1377 के अंदर और 1404 तक ये शासक रहेगा। ये रानी गौराम्बी की गर्भ से उत्पन्न पुत्र था और अब हम इसमें देखेंगे क्या कुछ हुआ था, ठीक है। हरिहर द्वितीय की बात करें तो ये भी काफ़ी शक्तिशाली शासक था। इसने भारत के जो पूर्वी तट के बंदरगाह थे इस टाइप के, यहाँ के आपके गोवा था, है ना, दाऊब था, इन सारे बंदरगाहों को अपने नियंत्रण में लेके और अरब कंट्री के साथ में जो व्यापार होता था घोड़ों का और ईरान का इनके साथ में, इन व्यापार पर एक प्रकार से आप कहिए कि एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है। इनके साथ में व्यापार स्थापित करने का प्रयास किया था। साथ साथ में इसने अपने पड़ोसी शासक जितने भी थे उनको भी एक प्रकार से इसने नियंत्रण में रखा था। हालांकि बहमनी सुल्तान ने इसको पराजित किया था और जो मैं आपको पहले ही एक बार बता भी चुका हूँ कि हरिहर की पुत्र की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद हरिहर है वो युद्ध मैदान में लड़ नहीं पाया था। तो रायचूर का दोआब कुछ समय के लिए खो दिया था इन्होंने। रायचूर का दोआब जो है वो बेसिकली कहलाता है आपके तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का जो इलाका है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ जो है इनके मध्य का जो इलाका है ये है ना, ये रायचूर का दोआब कहलाता है। तुंगभद्रा का दोआब भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ये खनिज संसाधन और कृषि के मामले में बहुत ही उम्दा क्षेत्र है और इसी कारण यह इसमें बहमनी और विजयनगर के बीच में हमेशा से विवाद का बिंदु रहा था। बहमनी व विजयनगर के बीच में विवाद का सबसे अहम बिंदु ये रहा था। ठीक है। और इस समय हरिहर द्वितीय के समय जो है वो कुछ समय के लिए ये क्षेत्र जो है वो किसी और के अधीन चला गया था, बहमनी के अधीन चला गया था। बाकी अगर अपन हरिहर द्वितीय की बात और करें तो यह इस वंश का पहला शासक था जिसने महाराज धीराज जैसी उपाधियां धारण की थी। इससे पहले किसी भी शासक ने इस प्रकार की उपाधियां नहीं ली थी। तो ये भी संगम वंश का एक शक्तिशाली शासक आप मान सकते हो इसको, ठीक है। हालांकि एक दो अनएक्सपेक्टेड हार जरूर हुई, परंतु ये फिर भी संगम वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा था। तो इसको हम है वो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें कि 1374 में जब कंपन की मृत्यु हुई, कंपन कौन था? बुक्का प्रथम का बेटा था। और मैंने आपको जो मदुरई का अभियान लिखवाया है उसमें बताया भी था कि मदुरई पर दो अभियान हुए, पहला हरिहर के काल में किया, दूसरा बुक्का के काल में किया। दोनों अभियान कंपन नहीं किए थे, है ना। एक बार उसने मदुरई को पराजित किया था, दूसरी बार मदुरई का विलय जो है वो आपके विजयनगर साम्राज्य में किया था, ठीक है।
तो उसकी कंपन की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई। तब बुका के दूसरे पुत्र से उत्पन्न पुत्र हरिहर द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया। यह इस वंश का पहला शासक था, है ना, जिसने, वो मैंने कहा राजधिराज, महाराजधिराज जैसी उपाधियां ली। इस वंश का पहला शासक था जिसने महाराजधिराज परमेश्वर जैसी उपाधियां ली थी। जैसी उपाधियां ली। वेलूर के अंदर एक अनुदान पत्र मिला है, उसमें राजव्यास और वाल्मीकि जैसे नाम का उल्लेख भी हरिहर द्वितीय के नाम के आगे आया है। ठीक है। वेलूर अनुदान पत्र में हरिहर द्वितीय के लिए राजव्यास व वाल्मीकि विरुद्ध का उपयोग हुआ है। ये प्रश्न जनरली क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरिहर द्वितीय के संबंध में सही नहीं है। ये बहुत पॉपुलर शासक नहीं थे, तो कोई छोटा सा प्रश्न आ सकता है, ऐसे सुमिलित करो या उस टाइप से। बाकी इनमें इतना ज़्यादा नहीं आता। कोई उपाधि एक आधी है, वो कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है ना। अब जनरली जब विजयनगर का प्रश्न आता है तो बहुत संभावना होती है कि या तो स्थापना से पूछ लेते हैं अगर सरल सवाल पूछना होता है तो, और या फिर ये लोग क्या करते हैं, विजयनगर की कला संस्कृति और आपके स्थापत्य प्रशासन पे जाके बात लगा देते हैं। ठीक है। और अगर दूसरा प्रश्न वहाँ बनता है, तीसरा प्रश्न राजाओं में जब बनता है तो 99% संभावना होती है कि वो कृष्णदेव राय से बनता है। ठीक है। या फिर राम राय के राक्षसी तगड़ी युद्ध के ऊपर एक प्रश्न बनता है। ठीक है। वो प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बना है, जीएस में भी बन जाता है, मतलब जनरल स्टडी के पेपर में भी बनता है। पर्टिकुलर हिस्ट्री की बात क्यों करें, कहीं पर भी वो प्रश्न बन जाता है। तो ऐसे कुछ बिंदु ही हैं, है ना, जहाँ से फिक्स पैटर्न से विजयनगर और बहमनी के प्रश्न रहते हैं। बहमनी का पैटर्न मैं आपको समझाते हुए आया हूँ, इसका भी मैं आपको ऐसे समझाते हुए चलूँगा कि कहाँ कहाँ प्रश्न जो है वो अक्सर बनते हैं इसमें। ठीक है। तो वाल्मीकि विरुद्ध का उपयोग हुआ है हरिहर द्वितीय के लिए वेलूर अनुदान पत्र के अंदर। ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। आगे देखिए क्या हुआ। अब ये ताकतवर शासक तो था, जिसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। इसने ये जो पूर्व के बंदरगाह थे और ये और इधर वाले भी,
है ना। इधर इधर के बंदरगाहों पर भी अभियान किए थे। तो इसने पूर्व और उत्तर पश्चिम के गोवा और दाऊब, यहाँ अपन पश्चिम में लिख लेते हैं, इन बंदरगाहों को अपने नियंत्रण में किया था विभिन्न अभियानों के द्वारा। ठीक है, तो देखिए कि इसने पश्चिम के बंदरगाहों जिसमें आपके गोवा, चोला, दाऊब नहीं, सॉरी, दोभाल, बेलगांव, उस समय बेलगांव का इलाका काफी बड़ा था, खारपट्टनम, पश्चिम के बंदरगाह, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह थे, है ना। और एक अडोनी भी आएगा, एक अडोनी का बाद में कृष्णदेवराय ने युद्ध भी लड़ा था, वो भी हम आगे देखेंगे। अडोनी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, इससे क्या हुआ, इससे अरब और ईरान से आने वाले घोड़ों के व्यापार पर एक प्रकार से इनका ठीक ठाक अधिकार हो गया। घोड़े उस समय बहुत महत्वपूर्ण आयातक वस्तु मान सकते हो, क्योंकि वस्तु तो क्या कहे, आयातक तत्व मान सकते हो, क्योंकि घोड़े जितने भी बढ़िया क्वालिटी के थे वो सारे ईरान और अरब से आते थे, और घोड़े पश्चिमी तट से भारत में प्रवेश करवाते थे, और घोड़ों के जो एजेंट होते थे वो वहाँ से ले आते थे, और यहाँ वो कई अच्छी कीमत पर ये घोड़े यहाँ पे बेचते थे। घोड़ों की डिमांड इसलिए थी यहाँ पे कि बीजापुर की सेना भी अश्वपति कहलाती थी, मतलब बहमनी सेना, तो उनकी सेना पूरी घोड़सवारी आधारित थी। विजयनगर भी उनको टक्कर देने के लिए घोड़ों की ही सेना रखने लग गया था। तो ऐसी स्थिति में घोड़ों की डिमांड गजब थी, और घोड़ों की इस डिमांड के कारण परिणाम ये हुआ कि अरब और ईरान से बड़ी संख्या में घोड़े मंगवाए जाते थे। और फिर जब पुर्तगालियों की इस पूरे खेल में एंट्री होगी, तो पुर्तगालियों ने ये पूरे बंदरगाह अपने कब्जे में कर लिए थे। जैसे ही पुर्तगालियों ने बहमनी साम्राज्य के बीजापुर से जब गोवा छीन लिया था 1510-11 के आसपास, उसके बाद पूरा का पूरा जो व्यापार था घोड़ों का, इसका एकाधिकार स्थापित कर लिया था। और यह कारण था कि कृष्णदेवराय को अल्बुकर्क से मैत्री समझौता रखना पड़ा था, क्योंकि उसको पता था कि वहां से हमें घोड़े मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि पुर्तगाली गवर्नर ने विजयनगर के कृष्णदेवराय को ये तक कहा था कि मैं एक भी घोड़ा बीजापुर को नहीं दूंगा, आप मेरे से मित्रता करिए, क्योंकि उस समय विजयनगर शक्तिशाली शासक हो चुका था बहमनी की तुलना में, और पुर्तगालियों को उनकी आवश्यकता भी थी। पुर्तगालियों का क्षेत्र भी बड़ा था, मार्केट भी बड़ा था, तो वो चाहते थे कि पुर्तगाली उनके काम के, और पुर्तगाली चाहते थे कि विजयनगर उनके काम का है। तो ये बंदरगाह हमेशा से व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण थे। इससे घोड़ों का आयात व व्यापारिक सुविधाएं इनको प्राप्त हुई। मदुरई को जीतने के बाद में इनकी सेनाएं श्रीलंका तक पहुंची, और श्रीलंका से भी इन्होंने टैक्स हासिल किया, और साथ साथ में आपके बहमनी से हालांकि आ रहे थे, बाकी शासकों को इन्होंने अपने नियंत्रण में रखा था, है ना। तो इस बात को हम नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, आप इसको लिख लीजिए। तेलंगाना पर अभियान किया था,
कापय नायक मारा गया। हालांकि अभियान में आंशिक सफलताएं जरूर मिली थी, साथ साथ में श्रीलंका पर भी एक सफल अभियान किया था, है ना। बहमनी सुल्तानों से इनको हार का सामना करना पड़ा था। अभियान किया। कापय नायक यहाँ का ही शासक था। कापय नायक मारा गया। ठीक है। श्रीलंका को भी जीता। हालांकि दोनों विजय आंशिक सिद्ध हुई। ठीक है। और बहमन सुल्तान ने हरिहर को पराजित किया था। बहमन सुल्तान ने एक समय तो ऐसा था कि हरिहर और उनके तेलंगाना शासकों के बीच में आपस में समझौता था, मैंने आपको ये बताया भी था। फिर कापय नायक ने बहमनी शासन से क्या कर दिया था, समझौता कर लिया था, और वो उसकी गोदी में बैठ गया था, कापय नायक बहमनी सुल्तानों के। इस वजह से इसने तेलंगाना पे अभियान किया था। कापय नायक मारा गया था, इसमें द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, ये इसके सैन्य अभियान है। और ये जो अभियान किए इसने, और इन अभियानों के अंदर जो सबसे बड़ा सेनापति था वो था आपके इरुगापा पंडनाथ प्राणनिता। इरुगापा पंडनाथ प्राणनिता, इसको शॉर्ट में इरुगापा कहते हैं। और इसने एक बहुत चर्चित पुस्तक लिखी थी, जैन ग्रंथ था रत्नमाला करके, है ना। तो रत्नमाला पुस्तक लिखी थी इसने, रत्नमाला, नानार्थ रत्नमाला। इसका प्रधान सेनापति था यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने नानार्थ रत्नमाला पुस्तक लिखी थी। ये नेट योग्य प्रश्न है। पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा, आप ये लिख सकते हो। ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने 27 नगर स्थापित किए थे, है ना। ये भी वेलूर अनुदान पत्र में लिखा हुआ है। और इस बात के साथ ही हम हरिहर द्वितीय को पूरा कर चुके हैं। इसको 27 नगरों का संस्थापक कहा जाता है। इसको 27 नगरों का संस्थापक माना जाता है। छोटे छोटे बस्तियां होगी। (1404) के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उत्तराधिकारी युद्ध हो गया, जिस कारण 2 वर्ष तक सिंहासन खाली रहा। और उसके बाद देवराय प्रथम 1406 में शासक बना।
और 1422 तक देवराय प्रथम शासक के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये लाइन लिख लेते हैं कि इसके जीते जी इसकी मृत्यु के बाद है वो एक उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध के बाद में इस युद्ध के अंदर 2 साल तक लड़ाई चलती रही। इस कारण 2 साल सिंहासन खाली रहा था, और उसके बाद 1406 में उत्तराधिकारी के तौर पे देवराय फर्स्ट शासक हुआ। मैं इसको नोट करके डाल देता हूँ। मृत्यु के बाद सिंहासन को लेकर उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। इस कारण चौदह सौ 4 से 6 2 वर्षों तक सिंहासन खाली रहा। सिंहासन खाली रहा, और तत्पश्चात देवराय फर्स्ट राजा बना। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई पूछता भी नहीं है। ये मैं तो इसलिए लिखवा रहा हूँ कि मैं आगे 1400 देवराय कोष्टक में लिखूंगा 1406 से 1422, तब आप ही वापस पूछोगे कि सर ये 2 साल कम कैसे हो गया। हालांकि पूछता कोई नहीं है, फिर बच्चों के मस्तिष्क में डाउट आखिर क्यों रहे। तो फिर मैं सोचता हूँ कि सारी चीज़ें हम स्पष्ट करके आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि ये भी मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट ऑलमोस्ट सारे पुस्तकें छोड़ चुके हैं, सिर्फ क्लास और उसके नोट्स पे डिपेंड है, नोट्स जो वो खुद लिखते हैं। और साथ ही मैंने कह रखा है कि पुराने पेपर्स की पुस्तक एक लाइए, अच्छे से हल कीजिए, और टाइम मिलता है तो एक और दूसरी कोई लेके आके हल कीजिए, भरपूर अभ्यास कीजिए। तो पुस्तकों की ज़रूरत रहेगी नहीं, क्योंकि पुस्तकों का निचोड़ मैंने प्रस्तुत कर दिया है। तो जिन बच्चों ने बात मान रखी है, सीरियसली पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो किताबें छोड़ रखी है। तो जब किताब छोड़ रखी है तो इनके डाउट्स कहाँ से क्लियर होंगे, है ना। तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसा कोई डाउट्स बीच में रखूँ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीसरा शासक हरिहर द्वितीय। अब मैं आता हूँ चौथे शासक पे। 1 मिनट हो, आप इसको लिख लेना। चौथे शासक पे बात करेंगे हम, और चौथा शासक आएगा आपके देवराय प्रथम। देवराय ये थोड़ा ठीक शासक था। रायचूर दुआब इसने है वो यूँ कहिए कि बहमन शासक फिरोज को बहुत बुरी तरह से पराजित करके हासिल किया था। मैंने आपको जब ताजुद्दीन फिरोज शाह पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि देवराय फर्स्ट ने आखिरी युद्ध किस तरह से है वो फिरोज शाह से जीता था, और उसमें इसने रायचूर दुआब को वापस ले लिया था। फिरोज की कुछ समय बाद में मृत्यु हो गई थी। ये इसके जीवन की सबसे बड़ी युद्ध अभियान था। ताजुद्दीन फिरोज में मैंने बात बताई थी कि बहमनी और इनके बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे, है ना। 2 युद्ध लड़े गए थे, 3 युद्ध लड़े गए थे। हरिहर द्वितीय हारा, उसके बाद में देवराय प्रथम हारा। इसको वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने जैसी स्थितियां आई थी, और फिर देवराय प्रथम दूसरी बार फिर जीता, मतलब तीसरे अभियान में जीता। और जब जीता तो फिरोज बहुत बुरी तरह से हारा था। उस सदमे में फिरोज की मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद ही, और देवराय प्रथम ने रायचूर दुआब पे कब्जा कर लिया। इसके जीवन की एक यही सैनिक उपलब्धि थी
बाकी ये थोड़ा सांस्कृतिक प्रेमी व्यक्ति था। श्रीनाथ जैसे कवि इसके दरबार में बैठते थे, तो ये थोड़ा सा कल्चरल और विद्या प्रेमी शासक था। ठीक है, तो पहली बात हम लिखेंगे, इसने बाकी देखो, मैं आपके सुंदर की बेटी का युद्ध वगैरह जो हुआ वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हमने पहले ही थोड़ा सा जितना जानना था वो पहले ही हमें वो जान चुके हैं, तो इसके ऊपर बहुत अधिक बात हम अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, इसका सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसने बहमन शासक फिरोज को पराजित करके रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। फिरोज को पराजित करके रायचूर दोआब कहाँ, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। पर नहीं, सुंदर की बेटी वाला मैटर तो सर उसमें जाएगा ना, सॉरी द्वितीय में जाएगा, अधिकार कर लिया था। ये उसके जीवन की बड़ी विजय थी, और बाकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इसके नाम थी नहीं। ठीक है, दूसरा लिख लो आप इसकी अन्य उपलब्धियां। मैं कवि श्रीनाथ की जो बात कर रहा था, ध्यान रहे ना कि कवि श्रीनाथ ऐसा नहीं था कि ये किसके दरबार में थे, देवराय द्वितीय के साथ में भी थे कवि श्रीनाथ, और उसके बाद में भी शायद रहे हैं, तो दो शासकों के दरबार में रहे थे। अच्छा, विजयराज के भी दरबार में रहे थे, तो लंबा काल रहा था, लेकिन पहली बार हमें इनके काल में देखने को इनका नाम मिलता है। तो तेलुगु कवि तेलुगु कवि इनके दरबार में थे, और इन्होंने हर विलासम ग्रंथ लिखा था। नेट लेवल का प्रश्न है, इनके दरबार में थे। ठीक है, इन्होंने हर विलासम ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इन्होंने ही इनके नेतृत्व में आप कह सकते हो कि इन्होंने विजयनगर को विद्यानगर बना दिया था, विजयनगर को विद्या का केंद्र बना दिया था। विजयनगर के अंदर शिक्षा की नगरी स्थापित कर दी थी इन्होंने। तो जब हम भारत के शिक्षा केंद्र पढ़ते हैं तो आता है दक्षिण में शिक्षा का केंद्र था विजयनगर। ठीक है, इसी समय विजयनगर शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। प्रमुख केंद्र बन गया था विद्यानगरी के रूप में। पहचान मिली थी। ठीक है, कांचीपुरम और विजयनगर ये दो ऐसे नगर थे जो हिंदू शिक्षा के दक्षिण में बड़े केंद्र थे। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, दो जगह प्रश्न बनता है। ये एक प्रश्न बनता है प्राचीन भारतीय और मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के केंद्र में बनता है, सीधा ही। ठीक है,
इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। साथ में आप देखोगे कि इन्होंने घोड़ों के महत्व को समझा था। तो ये वैसे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने अपनी सेना में एक प्रकार से यूँ कहिए कि अरब, ईरान, फ्रांस, है ना, वहाँ से है वो सैनिक और भर्ती करने शुरू कर दिए थे। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें लिखने की। एक बात और भी थी इसमें, इटालवी यात्री निकोलो कॉन्टी इन्हीं के दरबार में आए थे। हालांकि ये विषय हम पढ़ेंगे उसमें, जो मैंने आपको अंतिम पैराग्राफ बताया भी है कि जो लास्ट पॉइंट आएगा आपके बहमनी और विजयनगर में आए विदेश यात्री, उसमें हम समझेंगे। लेकिन एक नाम हम फिर भी लिखेंगे यहाँ पे कि इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी इसी के दरबार में आए थे। ठीक है। बाकी ये पंपा देवी का आराध्य था, हालांकि था फिर भी धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। ठीक है, तो ये देवराय प्रथम था। इसके अलावा इसमें कुछ विशिष्ट बातें है नहीं, बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब 22 से लेकर 26 के बीच में विजय राय शासक आएगा। ठीक है, विजय राय। ये कोई शक्तिशाली शासक नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ कठपुतलियाँ थी और इनको याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने को तो क्या है कि क्रम को पूरा करने के लिए इनका नाम लिखना बीच में ज़रूरी है, क्योंकि इसके ठीक बाद में इमाडी देवराय आएगा, देवराय द्वितीय, जिसे गजबेटकर भी कहते हैं, बेटकर भी कहते हैं, हाथियों का शिकारी कहा जाता है जिसको, और जिसके जीवन में सांस्कृतिक उपलब्धियां खूब रही। कहते हैं कि बहमनी शासकों ने उसको इतनी बार पराजित किया कि उसने अपनी, क्योंकि वो किसी से पराजित नहीं हुआ था, सिर्फ बहमनों ने पराजित किया, तब उसने अपनी एक परिषद की बैठक बुलाई थी देवराय द्वितीय ने कि अपनी हार के आखिर कारण क्या है। तब परिषद ने ये कहा था कि बहमनी के पास में तेज घोड़े हैं, धनुर्धारी है, जो सारे के सारे मध्य एशिया, यूरोप से लाए हुए हैं। उसके बाद इन्होंने भी अपनी सेना में बड़ी संख्या में, लगभग कहते हैं कि 10,000 धनुर्धारी जो है वो तुर्की से बुलाए थे, और मुसलमानों को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया और तेज रफ्तार के घोड़े, अच्छी नस्ल के घोड़े शामिल किए। उसके बावजूद भी वो बहमनियों के खिलाफ जीत नहीं पाया। उसका दुर्भाग्य ये था कि सामने शासक मजबूत था बहमनियों का, तो वो थोड़ा देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको 2 लाइन में निपटा देते हैं। विजय राय, ठीक है। देवराय प्रथम के बाद में क्या हुआ, 6 माह के लिए रामचंद्र शासक बना, फिर विजय राय की मृत्यु के बाद छह माह के लिए ठीक है, विजय राय शासक बना, और इसके जीवन की कोई बहुत विशिष्ट उपलब्धि थी नहीं, शासक बना। इसके काल में एक बड़ा बड़ा विनाशकारी हमला हुआ, ज़बरदस्त हमला हुआ बहमनियों की तरफ से, और कहते हैं कि लगभग 20,000 के आसपास हिंदुओं को मारा गया था, क्योंकि विजयनगर में मोस्टली वही लोग थे, है ना। इसके काल में एक
घातक हमला बहमन राज्य की ओर से हुआ। हजारों लोग मारे गए। इस समय आप ये समझ लीजिए कि बहमनी बहुत मजबूत था, विजयनगर बहुत कमज़ोर था। ये इस समय की मैं बात कर रहा हूँ। इस थोड़ा पहले बहमनी विजयनगर मजबूत था, और फिर जब कृष्णदेवराय के समय फिर विजयनगर मजबूत होने वाला। इनकी ऐसी टक्कर लंबे समय तक है वो चलती रही थी। हजारों लोग मारे गए। ठीक है, अंततः इनके मध्य समझौता हो गया। ठीक है, और विजय राय जो है वो आपके समझौता करके शांति स्थापित करी, 4-5 साल तक शासन किया। फिर आता इमाडी देव राय। ये महत्वपूर्ण शासक है जो 1446 तक शासन करने वाला है। इमाडी इसकी उपाधि थी। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके लिखते हैं विजय अभियान पहले कर लेते हैं, या सैन्य अभियान, और फिर लिखेंगे सांस्कृतिक। ठीक है, पहले थोड़ा सा सैन्य अभियान देख लेते हैं। और सैन्य अभियान में मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर बता रहा हूँ कि इसके काल में विजयनगर की सेनाएं कई बार बहमनी से पराजित हुई, और फिर इसने अपनी जो प्रतिनिधि परिषद थी उसकी बैठक बुलाई, और उसकी सलाहों के अनुरूप इसने जो है वो अपनी सेना में बड़ी संख्या में मुसलमानों को भर्ती किया, मध्य एशिया के, जो धनुर्धारी भी थे, अच्छे घुड़सवार भी थे। साथ में आपके साथ में बड़ी संख्या में घोड़े भी आयातित किए। हालांकि इससे आर्थिक व्यय जो था बहमनी पर, विजयनगर पर, वो काफ़ी बढ़ गया था, और उसके बावजूद भी इसने वो एक ठीक प्रदर्शन किया था। बहमनी के अलावा बाकी हर जगह ये सफल रहा था। सैन्य अभियान के बाद में हम इसका देखेंगे सांस्कृतिक के अंदर। इसका सांस्कृतिक का प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो अब आप शुरू करोगे यहाँ से कि इसकी सेनाओं को, इसको बहमन सेना ने कई बार पराजित किया। अब 2 ही शासक रहे हैं संगम वंश के। इसके बाद में मल्लिकार्जुन आएगा, प्रौढ़ राय, और उसके बाद में विरूपाक्ष द्वितीय, जिसकी हत्या करके प्रथम बल्लापहार होगा 1485 के अंदर। 1446 पे हम आ चुके हैं। अब 40 साल इस राजवंश की ओर शेष है। ठीक है, 2 शासक इसमें और चेंज होने वाले हैं। फिर संगम के बाद में सालू वंश आएगा। सालू में 2 राजा हुए थे, सालू नरसिंह और इमाडी नरसिंह, बस। फिर तुल्लू आएगा। तुल्लू में वीर नरसिंह, जो बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं था, और सीधा कृष्णदेवराय पे आ जाएंगे। ठीक है, तो कई बार इसको बहमन सेना ने कई बार पराजित किया। तब इसने परिषद की बैठक बुलाकर
उनकी सलाह अनुरूप कई सैन्य सुधार किए। क्या किए? जैसे सेना में मुसलमानों की नियुक्ति, ठीक है, मध्य एशिया के धनुर्धारी नियुक्त किए, बड़ी संख्या में अरबी व ईरानी घोड़े सेना में शामिल किए। हालांकि परिणाम वही, ढाक के 3 पात निकले। अंततः जो है वो आपकी बहमन ही जीते। अंततः बहमन सेना विजयी रही, है ना। कोई विशेष फायदा जो है वो नहीं हुआ। इमाडी देवराव के बारे में कहा जाता है कि इनको राजी करने के लिए इसने है वो अपने सिंहासन के सामने कुरान भी रखी थी। इसने मध्य एशिया से संपर्क भी बढ़ाए और आपके मध्य एशिया से अब्दुल रज्जाक जैसे जो लोग आए थे वो भी इनके दरबार में आए थे। मुसलमानों से बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए थे ताकि ये सारी चीज़ें हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी बहमन सेना इससे पराजित नहीं हुई थी। ये इसके शासनकाल के एक अच्छे पक्ष का एक प्रकार से कलंक था कि उसकी सेना फिर भी जीत नहीं पाई। बहमन सेना इन सब सुधारों के बावजूद भी विजयी रही थी। सैन्य अभियान के अंदर यह एक पॉइंट था। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए। ये क्विलोन है ना, और ऊपर कौंडविड्डू विजय, ये 2-3 जीतें इसके सैन्य अभियान को एक प्रकार से प्रमाणित करती है। इसने क्विलोन जीता था और दूसरा इसने गजपतियों से आपके कौंडविड्डू आपकी कृष्णा नदी के दक्षिण में आ जाता है। ये कृष्णा नदी है, इन क्षेत्रों में कौंडविड्डू आ जाता है। जो कभी इनके साथ में रहा तो मोस्टली सारा गजपतियों के साथ में रहा था। गजपति उड़ीसा के शासक थे, ठीक है। ये एक बात और अपन यहाँ ऐड करेंगे। इसने उड़ीसा के गजपतियों को पराजित कर ये कृष्णदेवराय के काल में सारे क्षेत्र आने वाले वापस सामने, ध्यान रखना, को शामिल साम्राज्य में शामिल किया। साथ ही केरल का अभियान करके क्विलोन जैसे क्षेत्र थे वो जीते थे। साथ ही केरल अभियान
अभियान कर क्विलोन केरल के अंदर ही है और आज भी वो एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है ना। तो केरल अभियान कर क्विलोन जीता। और ये जो अभियान किए इसने, श्रीलंका को भी एक बार जीता था। ये सारे अभियान लक्कन दंडेस नामक सेनापति ने किए थे, जिनको इन समुद्रों का स्वामी माना जाता था और काफ़ी ताकतवर सेनापति भी माना जाता था इसको। उसने शिवत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, है ना। तो लिख लेते हैं, यह अभियान सेनापति लक्कन दंडेश दक्षिण समुद्र का स्वामी माना जाता है इसको। लक्कन दंडेस ने किए थे, ठीक है। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम, किसने शिवत्व चिंतामणि ग्रंथ लिखा था। जो कि लिंगायतों पर आधारित था। ठीक है, ध्यान रखना इसका थोड़ा। ये नेट योग्य प्रश्न होते हैं, 4 पुस्तकें आती हैं, बिल्कुल नहीं सुनी हुई कभी, और पूछ लेते हैं कि इसके लेखक कौन है, उस टाइप से। ये विजय अभियान में केवल 2 ही बातें थी। और अब हम आते हैं इसके सांस्कृतिक अचीवमेंट्स पे, कल्चरल अचीवमेंट्स क्या क्या रहे उसके, तो उस पे हम देख लेते हैं। सैन्य अभियान के बाद में सांस्कृतिक उपलब्धियां, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसकी। ठीक है, इसको पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर लेते हैं। वही, ठीक है, यह धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था जिसने, जो अपने सिंहासन के सामने कुरान रखता था, और मुस्लिम राजदूत भी इसके दरबार में आए थे, है ना। खुद गजबेटकर की उपाधि थी इसके बाद में, हाथियों का शिकार करता। और इसके दरबार में कई सारे माने जाते हैं कि 34 के आसपास कवि आश्रित थे। खुद भी एक अच्छा लेखक था, है ना, जिसने बादरायण के ब्रह्मसूत्र पे टीका लिखी। खुद भी एक अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था, और जो खुद व्यक्ति ज्ञानी होता है डेफिनेटली अपने दरबार में और भी ज्ञानी लोगों को रखता है। वैसा ही इसी ने किया था। देखते हैं इसके दरबार में और इसकी सांस्कृतिक अचीवमेंट्स क्या क्या थी। तो क्या लिखा था इसने, संस्कृत में महानाटक सुधा निधि, संस्कृत में महानाटक सुधा निधि नामक ग्रंथ रचा, ग्रंथ तथा बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर
टीका देवराय द्वितीय ने लिखी। ठीक है। साथ ही मैंने कहा ना कि कन्नड़, तेलुगु और संस्कृत के 34 कवि इसके दरबार में थे। कन्नड़, तेलुगु व संस्कृत के 34 कवि इसके दरबार में थे। ठीक है। एक यहाँ हम लिखना भूल गए थे कि देवराय फर्स्ट के सीएम या मुख्यमंत्री के तौर पे सायण ने सेवाएं दी थी। सायण वही जिन्होंने वेदों पे टीकाएं लिखी थी। ये बात यहाँ मैं भूल गया था। सायण कुछ समय तक इनके मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है। सायण का नाम बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। मैंने इसको पहले भी लिखवाया है टीकाओं के अंदर, है ना, प्राचीन भारत के अंदर। तो एक तो महानाटक सुधानिधि और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका, ये 2 कार्य देवराय स्वयं ने किए थे और इसके दरबार में 34 कवियों का हुजूम एक प्रकार से आश्रित था, आवासित था, जिनसे नियमित रूप से चर्चाएं जो है वो करते रहते थे। एक कैमरसा इन्हीं के दरबार में थे, कन्नड़ भाषा के थे। कैमरसा के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रचलित है। क्या है? इनको एक चैलेंज दिया गया था कि आपको महाभारत और रामायण से बड़ा एक महाकाव्य रचना है कन्नड़ भाषा में। इसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहते हैं कि उन दोनों से भी बड़ा एक महाकाव्य 7 दिनों के भीतर इसने लिखा, जिसे प्रभु लिंग लीलाई नाम दिया जाता है। तो कैमरसा इन्हीं के दरबार में थे, कन्नड़ भाषा के ज्ञाता थे और इन्होंने एक चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रभु लिंग लीलाई नामक ग्रंथ की रचना की थी। माना जाता है कि वो रामायण और महाभारत से बड़ी 1000 छंद है उसके अंदर। ठीक है। तो जो कि कन्नड़ भाषा के कवि थे। इन्हीं के दरबार में थे। में इस कवि ने एक चुनौती स्वीकार करते हुए रामायण व, हालांकि वास्तविकता में कितना बड़ा अपने को नहीं पता, लेकिन ऐसा लिखा है पुस्तकों में, महाभारत से भी बड़ा कन्नड़ ग्रंथ प्रभु लिंग लीलाई। आप तो क्या करना, ये टॉपिक पूरा हो जाता है ना, उसके बाद में ये जितनी भी पुस्तकें मैंने लिखवाई है इस टॉपिक में,
उनकी एक तालिका बना देना, ठीक है। चाहे प्रभुलिंग लीलाई हो, चाहे आपके लंकन नंदेश की शिवत्व चिंतामणि हो, या आपको नेट या फिर कभी कॉलेज लेक्चर वगैरह में कभी कोई जटिल प्रश्न बनाना, तो उसमें ये मदद करेगा आपको। तो वो ऐसी एक लिस्ट बना देना बाद में, है ना। ऐसी लिस्ट बनाते रहा करें, आप भी बनाते रहा करें कि किस शासक ने क्या क्या मेन विजय की थी। आप में ये कैपेसिटी आनी चाहिए कि आप है वो शॉर्ट में तालिकाएं वगैरह टॉपिक के पीछे बना सके, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में बड़ी आसानी होती है, ठीक है। कन्नड़ ग्रंथ प्रभुलिंग लीलाई की रचना की थी, जिसमें 1000 छंद थे। एक 1000 छंद है, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा बिंदु। तीसरे बिंदु पे आ रहे, जब हम तेलुगु कवि श्रीनाथ पे बात करेंगे, जिसने सार्वभौम कवि की उपाधि दी थी देवराय द्वितीय ने। ये कवि देवराय फर्स्ट के काल में भी थे और इस काल में भी है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम सांस्कृतिक अचीवमेंट्स में क्या लिखेंगे कि तेलुगु कवि श्रीनाथ को कवि को कवि सार्वभौम की उपाधि दी थी। ये एक बेहद चर्चित शास्त्रार्थ में जीते थे, तब इनके ऊपर स्वर्ण कणिका अभिषेक किया था, जिसमें सोने की मोहरें हैं वो बरसाई जाती थी, ठीक है। तो इनका स्वर्ण कणिका अभिषेक भी किया था। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये केवल यहीं थे, देवराय प्रथम के काल में भी थे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये जैसे प्रभुलिंग लीलाई है, आपने कैमरा सा याद भी कर लिया, भाषा भी साथ में याद रखना। कई बार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कन्नड़ भाषा से संबंधित है। कई बार 4 किताबें देख के पूछ लेते कौन सा सम्मिलित नहीं है, कुछ भी नहीं लिखते बाद में। तो उसमें 3 तेलुगु के होते हैं, 1 कन्नड़ का होता है ना। ऐसे भी इसका प्रश्न बनने की गुंजाइश रही है। और ये मैं इस अनुभव के बेस पे कह रहा हूँ कि पुराने पेपर्स में मैंने खूब स्टडी की, पुराने पेपर्स की, है ना। अभी तो नहीं देख पाता, लेकिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मेरी खुद की जो प्रिपरेशन थी, उस अवधि में मैंने खूब सारे पेपर्स है वो देखे थे। ऐसा शायद ही कोई पेपर्स होंगे जो मैंने नहीं पढ़े हो। उस समय जितने भी जारी होते थे, मैंने एक एक पेपर लाता था, मतलब बड़ी पोथा पूरा डिटेल उसका सॉल्यूशन करता था। कोई नई बात होती थी तो मैं मेरे नोट्स बुक में उतार देता था, और फिर दूसरी पुस्तकें, ऐसे करते करते मेरे पास पुराने पेपर्स की ऑलमोस्ट सारी पुस्तकें 2018-19 से पहले वाली सारी है। उसके बाद वाली तो मेरे पास एक भी नहीं है, ठीक है। अभी आजकल स्पेसिमेन कॉपी के रूप में लोग भेज देते हैं, तो वो पढ़ी है, लेकिन अब पढ़ने का इतना टाइम नहीं रहता। तो मुझे एक आइडिया है कि किस टाइप से प्रश्न परीक्षक सेट करता है, ठीक है। तो उसी बेस पे मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कवि श्रीनाथ की बात हो गई, तेलुगु के थे और कवि सार्वभौम की उपाधि इनको दी गई थी। इसके अलावा देखें तो स्वयं ने एक मस्जिद बनाई थी, सिंहासन के समक्ष
सिंहासन के सामने कुरान रखी थी। ठीक है, मतलब ये धार्मिक सहिष्णुता की बातें हैं, रखी थी। सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था। बड़ी संख्या में मुसलमानों को भर्ती किया था। मुसलमानों को भर्ती किया था और अब्दुल रज्जाक जैसे कई फारसी दूत इसके दरबार में आए थे। हालांकि अब्दुल रज्जाक ऑफिशियल था, राजा के दरबार से भेजा गया था, तो अपन इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे। इसके दरबार में आए थे। ठीक है, और इसके पास खुद है वो हाथियों के शिकारी या गजबेटकर की उपाधि लेते हैं। अभिलेखों में है, अभिलेखों में गजबेटकर का मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी। क्लियर? ये ध्यान रखना, गजबेटकर देवरादित्य कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है ये। और ये सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ने के बाद में देवरादित्य पूरा हो जाता है। और अब हम थोड़ा सा प्रौढ़ देवराय, जिसे मल्लिकार्जुन भी कहते हैं, उसको देख लेते हैं और उसके बाद में हम अंतिम शासक पे आ जाएंगे। संगम वंश आज पूरा कर देंगे और मेरा इरादा है संगम और सालू दोनों को आज इस क्लास में पूरा करने का। ठीक है, इसको लिखिए, अपन आगे बढ़ते हैं। हेडिंग थी 6 नंबर पे देवरादित्य की। अब करते हैं 7 नंबर, मल्लिकार्जुन। ठीक है, अब देखो, जैसे ही देवराय की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में मल्लिकार्जुन और इसके साथ साथ में आपके एक विजयराज था, दोनों ने संयुक्त रूप से कुछ समय तक शासन किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद में मल्लिकार्जुन प्रथम, या यूं कहिए कि मुख्य शासक बन गया था। तो कहने का मतलब ये है कि मल्लिकार्जुन और विजयराज द्वितीय दोनों संयुक्त शासन रहे थे एक समय। देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद विजयराज द्वितीय व मल्लिकार्जुन
संयुक्त शासक रहे। मगर बाद में मल्लिकार्जुन प्रमुख शासक बन गया। प्रमुख शासक बन गया। ठीक है। और इसको प्रोढ़देवराय भी कहते थे। इसे प्रोढ़देवराय किसे? मल्लिकार्जुन को। प्रोढ़देवराय भी कहा जाता था। ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मल्लिकार्जुन में कोई भी प्रश्न आया तो प्रोढ़देवराय का ही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास में। यह संगम वंश के पतन का काल था और कोई सैन्य उपलब्धि नहीं थी। गजपतियों ने अटैक शुरू कर दिए थे, बहमनियों ने तो वो कंटिन्यू कर ही रहे थे और धीरे 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 मल्लिकार्जुन का जो क्षेत्र था वो खत्म होता जा रहा था। और एक चीनी यात्री महायान करके 1481 में इसके दरबार में आया था और नाटककार गंगादास इसके दरबार में थे। बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। यह संगम वंश के पतन का काल था। पतन का काल था। गजपतियों ने अधिकांश क्षेत्र ले लिए थे। ठीक है। चीनी यात्री इसके दरबार में आया था। ठीक है। मतलब अब ये संगम वंश है वो अपने अंतिम पायदान पे है। इसके बाद में हम सालू वंश पढ़ेंगे, है ना। और नाटककार गंगादास इसके समकालिक था। बस, इसके ज्यादा कुछ याद करना नहीं आपको। नाटककार गंगादास इसके समकालिक था। और अब विरूपाक्ष शासक बनेगा और विरूपाक्ष द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक होगा। ठीक है। परिचय पे आइए वापस। देखिए, संगम राजवंश 1336 से 85, हरिहर और विरूपाक्ष द्वितीय, ये इस वंश का आखिरी शासक है। और अब हम आखिरी शासक को ले लेते हैं। हेडिंग दे दी है हमने 7 तक। 8वीं हेडिंग देते हैं। ये बड़ा शराबी नेचर का व्यक्ति था, पतित व्यक्ति आप कह सकते हो इसको। और इसकी इन्हीं अय्यासियों के कारण हुआ क्या कि मोस्टली सारा क्षेत्र गजपतियों के अधीन जा चुका था। लेकिन इसके चंद्रगिरी का जो प्रांतपति था, चंद्रगिरी जो आपके विजयनगर साम्राज्य के अधीन थी, उसके प्रांतपति ने लाज रखी और उसके प्रांतपति जो है वो आपके सालिम नरसिंह था, जिसने गजपतियों को रोका और उदयगिरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार किया। और फिर क्या हुआ,
उसके बाद में विरूपाक्ष की हत्या हो गई और हत्या करने वाले इसके पुत्र ने इसकी हत्या की थी कि काम तो कुछ कर नहीं रहा है, बेहतर है इसको मार देते हैं। इसकी हत्या कर दी और बड़े पुत्र ने हत्या की, फिर छोटे पुत्र को शासक बनाया, पाद्याराव को शासक बनाया। और फिर पाद्याराव ने शासक बनते ही सबसे पहले अपने बड़े भाई की हत्या की, जिसने उसको शासक बनाया था। यह व्यवस्थाएं चल रही थी। उसी समय सालिव नरसिंह ने अपने सेनापति नरसा नायक को विजयनगर की ओर भेजा। नरसा नायक विजयनगर आता है और जो पाद्याराव था ये भाग गया और सालू नरसिंह को विजयनगर का अगला सम्राट बनाया। क्योंकि वो सालू के पोते थे तो इन्होंने वो दूसरा वंश स्थापित किया, जिसे सालू वंश कहते हैं। ये प्रथम बल्लापहार था। प्रथम बल्लापहार का मतलब था कि बल का प्रयोग करके और इन्होंने सत्ता को प्राप्त किया था। तो विरूपाक्ष द्वितीय और प्रथम बल्लापहार ये दोनों बिंदु यहाँ आएंगे और फिर हम सालू वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। यह संगम वंश का अंतिम शासक था। पूरा समय पाप कर्म में डूबा रहता था। राज्य आंतरिक व बाह्य समस्याओं से जूझ रहा था। उड़ीसा के गजपतियों ने राज्य के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लिया था। राज्य के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लिया था। सौभाग्य से चंद्रगिरी प्रांत के प्रांतपति सालू नरसिंह ने गजपतियों से विजयनगर की सुरक्षा कर विजयनगर की रक्षा की। यहां तक कि उदयगिरी जैसे क्षेत्र गजपतियों से छीने। यहां तक कि किसने? सालू नरसिंह ने क्षेत्र गजपतियों से छीने थे। तो सालू नरसिंह ने ही विजयनगर की क्या की थी? रक्षा की थी। यह विरूपाक्ष द्वितीय जो है वो अपने अय्यासियों में एक प्रकार से यूं कहिए कि कंप्लीटली डूबा हुआ था।
अब क्या हुआ? अब इस अव्यवस्था को देखते हुए विरूपाक्ष द्वितीय के बड़े पुत्र ने इसकी हत्या कर दी और अपने छोटे भाई, क्योंकि बड़े पुत्र ने जब हत्या की तो उसको पुत्र को भी लग गया कि मैं तो पितृहंता हो चुका हूं, अब मुझे जनता स्वीकार तो करेगी नहीं। तो छोटे भाई पाद्याराव को शासक बनाया, पाद्याराय सॉरी, ये राजा इनकी उपाधि थी। पाद्याराय को शासक बनाया और पाद्याराय भी अपने बाप जैसा ही निकला। उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और ये अव्यवस्था चल रही थी। और उसी समय सालू नरसिंह ने अपने सेनापति नरसा नायक, ये नरसा नायक वही है जिसका बेटा था कृष्णदेव राय, है ना, उसको भेजा और उसने विजयनगर के राजमहल में प्रवेश किया नरसा नायक ने। और प्रवेश किया तो पाद्याराव तो भाग गया। तब नरसा नायक ने सालू नरसिंह को आमंत्रित किया और सालू नरसिंह जो है वो विजयनगर साम्राज्य का शासक बन गया, जो पहले एक प्रांत का क्या था, प्रांतपति था। इसे प्रथम बल्ला पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। गजपतियों से छीने, आगे क्या हुआ देखिए। इस स्थिति को देखते हुए विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसके बड़े पुत्र ने कर दी। ये बात है 1485 की। कर दी तथा अपने छोटे भाई राय, इनकी उपाधि थी सभी की, को शासक बनाया। अब इस पाद्याराय को अंतिम शासक मत मानना, क्योंकि ये केवल भाई ने बनाया था, जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया था। जनता के लिए विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम शासक बना। और ये गद्दी पे वैसे बैठा भी नहीं था, उससे पहले इसकी हत्या, ये भाग गया था, बनाया। इसने पितृहंता बड़े भाई की हत्या कर दी। बड़े भाई की हत्या कर दी। ठीक है, इस अव्यवस्था को देखते हुए चंद्रगिरी के प्रांतपति सालू नरसिंह ने अपने सेनापति नरसा नायक को नीलकंठ शास्त्री तो नरसा नायक को ही विजयनगर साम्राज्य का अपहरणकर्ता मानते हैं, किडनैपर मानते हैं। अपने सेनापति नरसा नायक को विजयनगर भेजा तो इसलिए था कि शांति बना के रखें। ठीक है, लेकिन ये जब यहाँ पे आया तो लगा कि शांति बनने की तो कोई गुंजाइश है नहीं, और उल्टे ये पाद्याराय यहाँ से भाग गया। ये जब भाग गया तो इसने नरसा नायक ने सालू नरसिंह को आमंत्रित किया और सालू नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य के राजा के रूप में अपने आप को काबिज किया
और वहीं से सालू वंश की स्थापना होती है। आखिरी पैराग्राफ। ठीक है, अब देखो हमने लास्ट लाइन कहाँ से छोड़ी है कि नरसा नायक को विजयनगर अभियान पर भेजा। ठीक है, अब देखो नरसा नायक क्या करेगा। नरसा नायक विजयनगर के राजमहल में प्रवेश करता है। ठीक है, राजमहल में प्रवेश करता है। पाद्याराय राजमहल से भाग गया। तब नरसा नायक आप ये मानिए कि ये संगम, इसके नरसा नायक के पिता का नाम था सालू, है ना? नहीं सॉरी, नरसा नायक के पिता सालू थे। देखना पड़ेगा कि मैं खुद थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ। नरसा नायक के पिता का नाम तुल्लू था, सॉरी, है ना? तो तुल्लू से वो हुए थे। सालू नरसिंह था वो, इनके परिवार में अलग था वो, है ना? तब नरसा नायक ने को आमंत्रित किया। क्योंकि यही प्रांतपति था, ये तो उसका सेनापति था। अमर नायक प्रणाली थी, इसलिए इनके पीछे नायक लगता था। मैं आपको प्रशासन में समझाऊंगा कि अमर नायक प्रणाली क्या होती है। आमंत्रित किया। सालू नरसिंह ने स्वयं को विजयनगर का सम्राट घोषित किया। स्वयं को का शासक घोषित किया। ठीक है, यह प्रथम बल्ला पहाड़ था जिसमें बल के आधार पर सत्ता हस्तांतरित की गई थी। नोनीज लिखता है कि नरसा नायक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसने स्त्रियों को भी नहीं बख्शा, जो भी महिलाई को भी आगे आई उसका भी कत्ल किया, और इस तरह से वो मारता हुआ आगे बढ़ा था। तो सत्ता को हड़पा गया था इनके द्वारा। ठीक है, घोषित किया। इतिहास में यह प्रथम, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बल्ला पहाड़ कहलाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना। ये मैं डबल अंडरलाइन कर रहा हूं। मैं इसको ऐसे ब्लॉक में डाल रहा हूं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्रथम बल्ला पहाड़ कहलाता है, जो कि आपके 1485 में सालू नरसिंह के द्वारा किया गया कहलाता है, जो कि पचासी में किया गया। ठीक है, 1485 में किया गया। बल्ला पहाड़ का मतलब क्या होता है? बल
के आधार पर सत्ता हस्तांतरण। ठीक है, ये प्रथम बल्ला पहाड़ था जो कि 1485 में नरसा नायक और उसके मालिक कह सकते हो आप प्रांतपति सालू नरसिंह ने किया था। और इस घटना की जानकारी नूनिज देता है। कौन देता है? नूनिज देता है। ठीक है, और नीलकंठ शास्त्री जो है वो नरसा नायक को ही आपकी यूं कहिए कि राज्य का अपहरणकर्ता बताता है। नीलकंठ शास्त्री क्या बताते हैं कि नरसा नायक राज्य का वास्तविक अपहरणकर्ता था। अपहरणकर्ता सॉरी अपहरणकर्ता था। ये बात एन.के. शास्त्री अर्थात नीलकंठ शास्त्री जिन्होंने साउथ का पूरा हिस्ट्री लिखा है उन्होंने ये बात बताई है। ठीक है, तो ये बातें थी आपके संगम वंश की। संगम वंश यहीं पूरा हो जाता है और अब नेक्स्ट जो है वो 1485 से 1504 पढ़ेंगे हम सालू राजवंश। ठीक है, इसको हम अलग क्लास में लेंगे, तो संगम की 2 क्लास हो जाएगी, फिर सालू की इस हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।